Hello everyone, this is Suraj Joshi, undergraduate IIT Delhi, and today we are going to be watching a concept video on Introduction, Thermal Equilibrium, Zeroth Law of Thermodynamics. This is chapter 12, class 11th, Physics. The topics that are going to be covered in this video are Introduction, Thermal Equilibrium and Zeroth Law of Thermodynamics. आते हैं पहले टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स. In this chapter we shall study laws that govern thermal energy. तो thermodynamics में हम thermal energy के बारे में पढ़ेंगे. We will study the processes where work is converted into heat and vice versa. इन processes में work को heat में convert करेंगे और heat को work में convert करेंगे and vice versa. तो in winter examples of situations जिसमें thermodynamics involved है वो है जैसे कि अगर विंटर में हम अगर अपने हाथ रब करें साथ में तो हमें गर्माहट महसूस होती है. तो यहाँ पे हम अपने हाथ को हिला के वर्क करते हैं और इससे हमें हीट मिलती है, वार्मथ मिलती है. कन्वर्सली अगर हम इंजन को देखें जैसे कि स्टीम इंजन, तो इंजन में हीट जो स्टीम से आती है उससे वर्क होती है, उससे पिस्टन मूव करते हैं जिसकी वजह से ट्रेन के पहिए मूव करते हैं. तो ये दो एग्जाम्पल हो गए हीट को वर्क में कन्वर्ट करने का और एक वर्क को हीट में कन्वर्ट करने का. फिजिक्स में हमें क्वांटिटीज जैसे कि हीट और इनके आइडियाज, हीट, टेम्परेचर, वर्क, ये सब अच्छे से केयरफुली डिफाइन करने पड़ेंगे. Thermodynamics is the branch of physics that deals with the concepts of heat and temperature and the interconversion of heat and other forms of energy. Thermodynamics is a macroscopic science. It deals with bulk system and does not go into the molecular constitution of matter. तो ये हो गई थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन जो हीट और टेम्परेचर एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट विद अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से डील करती है. तो थर्मोडायनेमिक्स बल्क सिस्टम से डील करती है, वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स से मैटर नहीं करती, डील नहीं करती. अब माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द गैस, अगर कोई गैस है उसे माइक्रोस्कोपिक तरीके से डिस्क्राइब करें तो उसमें हर एक गैस मॉलिक्यूल के कोऑर्डिनेट्स, उनकी वेलोसिटीज डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम जानते हैं, बस एक मोल ऑफ गैस में बहुत ही बड़े क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती हैं, तो हर एक मॉलिक्यूल के लिए कोऑर्डिनेट और वेलोसिटी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. पर जो थर्मोडायनेमिक्स में होता है वो ये नहीं होता, ये होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, पर ये तब भी इतने डिटेल में नहीं होता, सिर्फ मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज गिवन होती है, हर इंडिविजुअल वेलोसिटी को निकालने की जरूरत नहीं होती. थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन में मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं है, अवॉइड्स द मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन ऑल टुगेदर. Instead, the state of a gas in thermodynamics is specified by macroscopic molecules. तो गैस किसी स्टेट में है तो उससे हम वेरिएबल्स, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, लार्ज स्केल वाले वेरिएबल्स जो पूरे गैस के लिए सेम है, उनसे डिफाइन होता है स्टेट ऑफ अ गैस, सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड कॉम्पोजिशन, so that these quantities can be felt by our sense perceptions. मतलब हम इन्हें सेंस कर सकते हैं लार्ज स्केल पे. हम हमारे जो सेंसेस हैं वो मैक्रोस्कोपिक चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और मेजर भी कर सकते हैं. थर्मल इक्विलिब्रियम पे आते हैं. द टर्म इक्विलिब्रियम आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, पर जो थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब है वो मैकेनिक्स के इक्विलिब्रियम से अलग है. हम इक्विलिब्रियम तब यूज करते हैं, हम स्टेट ऑफ सिस्टम को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं अगर उसके जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, अभी हमने बोला जो स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, अ गैस इनसाइड अ क्लोज्ड रिजिड कंटेनर completely insulated from its surroundings with fixed values of pressure, volume, temperature, mass and composition that do not change with time is in a state of thermodynamic equilibrium. तो एक एग्जाम्पल ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है गैस जो पूरी तरह से बंद है, इंसुलेटेड है यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास उसकी कांस्टेंट है और कंपोजिशन कांस्टेंट है. और ऐसे कांस्टेंट है कि एक इंस्टेंट पे ही कांस्टेंट नहीं पर टाइम के साथ भी चेंज ना करती हो, तब वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाती है. In general, whether or not a system is in a state of equilibrium depends on the surroundings and the nature of the wall that separates the system from the surroundings.
तो सिस्टम का इक्विलिब्रियम में होना या ना होना उसके सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है, और जो बाउंड्री उसे वॉल्स जो या वॉल जो उसके सराउंडिंग से सेपरेट करती है उस पर भी डिपेंड करता है। अब आते हैं एक एग्जाम्पल पे। कंसिडर टू गैसेस ए एंड बी ऑक्यूपाइंग टू डिफरेंट कंटेनर्स। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ए और बी दो गैसेस हैं, सेपरेटेड कंटेनर्स में हैं। We know experimentally that pressure and volume of a given mass of gas can be chosen to be its two independent variables. अब मान लेते हैं हम जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम से हम जानते हैं ऑलरेडी कि प्रेशर और वॉल्यूम स्टेट वेरिएबल्स हैं, उससे स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम अज्यूम कर लें कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों गैसेस के PA VA और PB VB हैं, तो उसके बाद अब अगर उन दो सिस्टम्स को आसपास ले आए और दोनों के बीच में एडियाबैटिक वॉल एंड इंसुलेटिंग वॉल को डाल दें। एडियाबैटिक वॉल में एनर्जी फ्लो या हीट फ्लो अलाउड नहीं होती, तो जो सिस्टम्स हैं वो इंसुलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग्स भी हैं बाय सिमिलर एडियाबैटिक वॉल्स। तो इन दिस केस पता चलता है कि एनी पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज PA VA will be in equilibrium with any possible pair of values PB VB। तो जब वॉल्स के थ्रू हीट फ्लो अलाउ नहीं होती, तो PA VA और PB VB किसी भी कोई भी वैल्यूज के लिए ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगी। और सिस्टम पूरी तरह से डिस्क्राइब्ड है उसके वॉल्स के टाइप की तरह और उसके सराउंडिंग्स के साथ जो वॉल है उसके टाइप की तरह भी। दोनों टाइप्स यहाँ पे एडियाबैटिक टाइप ऑफ वॉल्स हैं। तो अब अगर एडियाबैटिक वॉल की जगह हम डायथर्मिक वॉल डाल दें, डायथर्मिक वॉल यानी कंडक्टिंग वॉल जो एनर्जी फ्लो या हीट फ्लो को अलाउ करता है। यहाँ पे ये देखिए कि हमने बाहर की वॉल को चेंज नहीं की है, सिर्फ दोनों गैसेस के बीच में जो वॉल है उसको चेंज कर दी है। फिर ये पाया जाता है कि जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम यानी P और V वो चेंज होते हैं स्पॉन्टेनियसली, साथ में चेंज होते हैं जब तक दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाते। आफ्टर दैट देयर इज नो चेंज इन देयर स्टेट्स। तो क्या होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल दोनों गैसेस के PB प्राइम VB प्राइम और PA प्राइम VA प्राइम चेंज हो जाते हैं such that the new states of A and B are in equilibrium with one another। अब इसके बाद कोई एनर्जी फ्लो नहीं होती, क्या या तो एक गैस में दूसरे गैस से या दूसरे गैस में एक गैस से। अब हम कहते हैं कि ये सिस्टम A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम B। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, इस पहले तो सिस्टम A और B को एडियाबैटिक वॉल सेपरेट करके एक कंडक्टिंग वॉल के साथ तीसरे गैस C के साथ जोड़ा हो गया है। जब हम A और B के बीच के वॉल को कंडक्टिंग वॉल से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे इस कंडक्टिंग वॉल की वजह से A गैस C गैस के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाती है और B गैस भी C गैस के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाती है। अब जब हम इस एडियाबैटिक वॉल बिटवीन A एंड B को हटा के C के और A और B के बीच में एडियाबैटिक वॉल डालते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि A और B के बीच में कोई और चेंजेस इन P और V नहीं होने वाले। अब इसका रीजन भी देखते हैं। 0th law of thermodynamics, what characterizes the situation of thermal equilibrium between two systems। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कब होती है और कब नहीं होती है। यू कैन गेस द आंसर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। आप गेस भी कर सकते हैं क्या होगा ये। इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर ऑफ द टू सिस्टम्स आर इक्वल। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर वो क्वांटिटी है जो इक्वल होती है दोनों सिस्टम A और B में। We shall see how one arrives at the concept of temperature in thermodynamics। 0th law of thermodynamics provides the clue। 0th law of thermodynamics से हमें टेम्परेचर का रोल थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा पता चलेगा। इमेजिन टू सिस्टम्स A एंड B। पिछले पेज की तरह अगर दो सिस्टम्स A और B हैं जो एडियाबैटिक वॉल से सेपरेटेड हैं, while each is in contact with the third system C via a conducting wall, the states of systems will change until both A and B come to thermal equilibrium with C। जैसे हमने देखा था कंडक्टिंग वॉल है तो A और B का प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा जब तक वो C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। अब जब ये हो गया, इसके बाद अगर हम A और B के बीच एडियाबैटिक वॉल की जगह कंडक्टिंग वॉल डाल दें और C को A और B से अलग कर दें थ्रू एडियाबैटिक वॉल, उसके बाद देखते हैं कि A और B के जो स्टेट हैं P और V, प्रेशर और वॉल्यूम, वो और चेंज नहीं होते।
that is they are found to be in equilibrium with each other. इसका ये मतलब है zeroth law of thermodynamics is formed from the basis of this observation. तो इसका मतलब है कि two systems in thermal equilibrium with third system separately are in thermal equilibrium with each other. The zeroth law clearly suggests that when two systems A and B are in thermal equilibrium, there must be a physical quantity that has the same value for both. तो पिछले एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि zeroth law of thermodynamics का मतलब है अगर दो सिस्टम्स इंडिविजुअली किसी तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो दो सिस्टम्स एक दूसरे के साथ भी इक्विलिब्रियम में है। तो फिर क्या है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जरूर होगी जो इन सिस्टम्स के लिए सेम होगी, जिसकी वजह से थर्मल इक्विलिब्रियम मिल रही है। तो इस थर्मोडायनामिक वेरिएबल जिसकी वैल्यू दोनों सिस्टम्स फॉर इन थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए सेम है, उससे हम टेम्परेचर कहते हैं। Thus, if A and B are separately in equilibrium with C, temperature of A is equal to temperature of C and temperature of B is equal to temperature of C. अब यहाँ से obvious है कि TA equals to TB, और क्योंकि टेम्परेचर का इक्वल होना मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में होना, तो TA equals to TB का मतलब भी है कि systems A and B are also in thermal equilibrium. Thank you.